मैं प्रभात कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ RDJ कॉलेज में। आज मैं MA फर्स्ट सेमेस्टर के लड़कों के समक्ष साम्यवाद के संबंध में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद भारत के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत में साम्यवाद को जिस तरह से विकसित होना चाहिए था वैसा विकास इसलिए नहीं हुआ कि इनकी सोच में थोड़ी गड़बड़ी थी। दूसरी बात कि भारत में इसलिए भी उपयोगी था कि भारत में धनी और गरीब वर्ग के बीच एक गहरी खाई है, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि साम्यवाद पनपेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि 1930 से 1948 के बीच में गांधी जी का युग था। उस समय भारत पूरी तरह केवल गांधीवादी विचारधारा में से बंधा हुआ था। गांधी जी दो वर्गों को अपना परस्पर संघर्षरत शत्रुओं की तरह नहीं देखते थे। उनका सिद्धांत सह-अस्तित्व का था, जिसमें अपनी असमानता के साथ भी एक समाज में भांति भांति के लोग वैसे रह सकते हैं जैसे किसी उद्यान में सभी तरह के पेड़ पौधे रहते हैं। इसलिए आज़ादी से पहले किसी साम्यवादी विचार के लिए भारत की जनता ना तो तैयार थी, ना ही गांधी जी के सह-अस्तित्व की जगह परस्पर संघर्ष के विचारों को भारतीयों को भला जान पड़ता था। गांधी जी लगातार सफल होते जा रहे थे। उनके विचार और सिद्धांतों में लोगों को विश्वास था। विश्व ने गांधी जी को स्वीकारा, उनके विचारों को स्वीकारा। भगत सिंह को भी हम उनके संबंध में बताएंगे कि भगत सिंह भी महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। गांधी जी के समय भगत सिंह के योगदान से भी आप नकार नहीं सकते हैं। गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह ने भी उस समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1947 से 1964 का नेहरू युग है। नेहरू युग के संबंध में आप यह कह सकते हैं कि जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद पंडित जी और सरदार पटेल के हाथ में देश की कमान थी। दोनों ही साम्यवाद को भारत के लिए उतना ही खतरनाक मानते थे जितना फांसीवाद को। इसलिए पंडित जी और सरदार पटेल के रहते हुए संविधान जो बना उसमें व्यापार को नुकसान करने वाला कोई हिस्सा नहीं था। सरदार के गुजरने के बाद पंडित नेहरू ने समाजवाद का रुख अपनाया और साम्यवाद से अपने को दूर रखा। यहाँ बहुत से मार्क्स से प्रभावित लोग उनके आसपास थे और प्रबल दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने बराबर अपने पास रखा था। वे भी गुटनिरपेक्ष नीति पर अटल रहे। ना तो उन्होंने किसी विश्व शक्ति का पिछलग्गू बनना स्वीकार किया और ना ही वाम या दक्षिणपंथी को हावी होने दिया। देखने की बात यह थी कि पूंजीवाद का रास्ता चुनकर अमेरिका की शरण में रहकर भले ही पाकिस्तान की GDP ग्रोथ उस वक्त ज़्यादा थी, पर पंडित नेहरू ने भारत को बाजार की तरह खोलने से पहले भारतीय समाज और ढांचे का सशक्तिकरण करना चुना। सशक्तिकरण के दौर में उन्होंने ग्राम स्वराज्य वाले गांधीयन सिद्धांत को भी लागू किया। वही उन्होंने केंद्रीय विकास और उद्यम के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का रास्ता बताया। इसलिए उस दौर में साम्यवाद का उदय संभव नहीं हो पाया। 1964 से 1977 सत्ता का अति विकेंद्रीकरण हुआ। शास्त्री जी ने पंडित नेहरू के ठीक बाद सत्ता संभाली। वे पूर्ण रूप से गांधीवादी थे और अपना वेतन तक दान करके किसानों के लिए पैसा उनके घर पर जाए, वैसा व्यक्तित्व वाले वो नेता थे। एक विराट व्यक्तित्व कहा जाए, छोटे कद में एक विराट व्यक्तित्व समाया हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री बनते ही 1965 की भारत पाकिस्तान वार का सामना करना पड़ा था। लोग अब भी पंडित जी के हृदयघात की वजह से साम्यवादी चीन के हाथों पराजय को मानते थे और पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों का उपयोग जानते थे। इसलिए साम्यवाद का उस समय एक दुश्मन भरा विचारधारा था। हालांकि इस दौरान भारत के मित्र राष्ट्र सोवियत में भी साम्यवाद था, परंतु पंडित नेहरू से मिली विरासत में शास्त्री जी जैसे गांधीवादी
जब जनता को ही के वो चहेता थे, तो भारतीय साम्यवाद का उभारना तब तक संभव नहीं हो पाया जब तक कि इंदिरा गांधी तानाशाही पर उतरकर अपने पिता की सारी विरासत से उलट जाके देश को एक जेल खाना बना दिया था। सबसे प्रबल संभावना बनी थी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद। लोकनायक साम्यवादी विचारक नहीं थे, समाजवादी थे। उनका मानना था कि लेनिन सी क्रांति के लिए बिल्कुल तरफदार नहीं थे जिसमें एक फौज बनाकर सत्ता से भिड़ा जाए। वह नेताजी बोस हुआ करते थे जो देश में सबका विकास चाहते थे। लोकनायक जितने साम्यवादी विचार के थे उससे ज़्यादा गांधीवादी विचार के थे। वो सत्ता पलटने के लिए की गई नई क्रांति, जैसे भगत सिंह ने क्रांति की थी, के समर्थक होकर क्रांति को पुनर्जन्म जागरण करने जैसी सामाजिक क्रांति में ही सब अपनी सफलता मानते थे। लेकिन लेनिनवादी साम्यवादी उनके पीछे खड़े नहीं हुए, बल्कि गांधीवादी विचारधारा की गूंज में बढ़ा हुआ वह छात्र वर्ग जो अहिंसात्मक मगर दबाव वाले आंदोलन के साथ तानाशाह कहलाई जाने वाली इंदिरा की कुर्सी वापस लेकर जनता को सौंपना चाहते थे। और हुआ भी, जनता पार्टी के हाथ सरकार आई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण महान समाजवादी नेता थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का काल उनके हाथ में आया तो फिर सत्ता मोरारजी देसाई को मिली, और इस दौर में भी साम्यवादी विद्रोह की संभावनाएं ज़्यादा दिखने लगी, क्योंकि एक तो साम्यवाद अब वैसा दुश्मन नहीं दिखता था जैसा चीन के वक्त, और दूसरी ओर मुख्य दुश्मन अब पाकिस्तान होने वाला था, जिसकी कमी पूरी करने को ये खालिस्तान आंदोलन भी उपजा। मगर मोरारजी देसाई के सत्ता संभालने के बाद ये सारी बातें असफल साबित हुई। 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री के रूप में अच्छे प्रधानमंत्री थे, मगर सत्ता संभालने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, और अंततोगत्वा 2 साल के अंदर उनको सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा। स्थिति कुछ इस तरह की बन गई थी कि उस समय बहुत से दलों के साथ मिलकर सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार थी, और सभी नेता कमोबेश सभी बड़े ही नेता थे पार्टी में, इसलिए सबको लेकर चलने में काफ़ी कठिनाई थी। और हुआ फिर लोगों के मन में यह विचार आने लगा कि देश में शासन कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यह विचार मोरारजी की असफलता के बाद लोगों के मन में यह आया, और हुआ भी कि मोरारजी देसाई के बाद कुछ दिन के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, कार्यकारी प्रधानमंत्री। वो भी ज़्यादा दिन शासन नहीं चला सके, और फिर कांग्रेस की सरकार देश में बनी। जब कांग्रेस की सरकार देश में बनी तो कांग्रेस के सामने भी एक प्रबल मुद्दा उठकर आया, वह पंजाब का था। खालिस्तान की मांग उठना शुरू हो गया, और भिंडरावाला उसके प्रथम पंक्ति के नेता के रूप में उभरे। और उस दौर में भी काफ़ी देश में अलगाववादी ताकत को बढ़ावा मिला, और उस काल में कांग्रेस का समय पंजाब समस्या को लेकर काफ़ी ग्रसित रहा। उस उथल पुथल के दौर में सिख दंगों का भी काल रहा, इसलिए उस काल में भी साम्यवाद को पनपने का मौका नहीं मिला। 1985 से 1995 का काल भारतीय राजनीति में राजीव गांधी का पदार्पण हुआ। उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर और विकास का एक ऐसा चार्म लेकर वो अवतरित हुए कि लोगों को हुआ कि देश में तकनीकी विकास होगा। मगर लोग सिख दंगा भूल नहीं पा रहे थे, और टीवी के माध्यम से देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ, चाहे वह रामायण महाभारत देखने को मिला, तथा धार्मिक और गैर धार्मिक में बट गया समूचा समाज। इस तरह का एक माहौल उस समय हो रहा था। अब चाहे नक्सलियों की बात हो या लिट्टे से संबंधित बात हो, यह भी देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। और इसका कारण यह भी था कि बॉलीवुड में भी सिनेमा इस पर बनने लगा, और इन लोगों को भी महिमा मंडित किया जाने लगा। फिर यह दौर भी गुजरा। फिर 1995 के बाद का जो काल था उसमें राजीव गांधी बॉफोर्स के
मामले में उलझ गए और उसमें उन पर आरोप लगने का काल था और उसमें उनको काफ़ी लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा था। पार्टी के भीतर भी भीतरघात हो रहा था। साथ साथ लिट्टे के साथ उनका संबंध भी श्रीलंका के कारण खराब हुआ, जिसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि उनको प्राण गंवाना पड़ा और उस समय बुद्धिजीवी और प्रबल कूटनीतिज्ञ नरसिंह राव, जो उनके कैबिनेट के प्रभावशाली मंत्री थे, उनको सत्ता संभालना पड़ा। नरसिंह राव जी के संबंध में कहा जाता है कि उनको 10-10 भाषा का ज्ञान था, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे और 5 साल तक उन्होंने शासन भी ढंग से संभाला। और नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही सोवियत संघ का कमजोर होना प्रारंभ हुआ। भारत की ये हालत नहीं थी कि वह सोना बेचने की नौबत आ जाए। भारत में उस समय स्थिति यह थी कि राव और उनके वित्त मंत्री ने दरवाजा खोल दिया और यह कह दिया कि इंदिरा के वक्त जो बाद खुलना था, उसके बाद साम्यवाद कोई देखे जाने लायक सपना कभी रहा ही नहीं। हम अमेरिका की तरह एक बाजार थे, हम अमेरिका की तरह एक विशाल लोकतंत्र थे। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स हमारी पीढ़ी के नए और लाभदायक आदर्श थे। हम रॉक और गजल के बीच थे। हम व्यापार से प्यार और उनसे नुकसान पहुंचाने वालों से चिढ़ने वाले लोग थे। हमारे पास ग्रेट इंडियन ड्रीम था जो सौभाग्य से अच्छा था। हम समझ नहीं पाते कि साम्यवादी को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने में क्या परेशानी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि साम्यवादी विचारधारा के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनसे यह उम्मीद थी कि उस विचारधारा को आगे ले जाते। विचारधारा, कोई भी विचारधारा बुरी नहीं है अगर उसका नेतृत्वकर्ता की सोच जनमानस के अनुरूप हो और देश हित में हो। किसी खास वर्ग के हित में अगर कोई भी पार्टी या कोई भी विचारधारा चलेगी तो वो विचारधारा सफल नहीं हो पाती। विचारधारा वही सफल होगी जो सबको लेकर चलने में विश्वास करता है। साम्यवादी विचारधारा जो है, पहले एक अपना दुश्मन पहले से तैयार कर देता है कि नहीं, हम पूंजीवाद के विरोधी हैं। अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होगी देश में, पूंजीवाद अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर भारत का विकास कैसे होगा। मजदूरों का भी विकास होना चाहिए, जो व्यापारी हैं उनका भी विकास होना चाहिए और समाज के हर तबके के हर लोगों का विकास हो, यह सही साम्यवाद है। मगर साम्यवादी सोच रखने वाले जो नेतागण हैं, उनकी सोच में ही खोट थी, जिसके कारण साम्यवाद सफल भारत में नहीं हो पा रहा है। आज साम्यवाद की क्या स्थिति है? सिर्फ एक राज्य में सिमट कर रह गया। जो बंगाल गढ़ था, वहां से भी साम्यवादी विचारधारा मिट गई। इसकी वजह यह है कि साम्यवादी विचारधारा का फोकस गांव पर है। वो गांव ग्रामीण जमीन व्यवस्था, भूमि व्यवस्था को पर प्रहार करता है। वो अर्बन सीलिंग की ओर या अर्बन डेवलपमेंट में जो लोग ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उसको फोकस नहीं किया। वो समाज को भी गांव और शहर में अलग अलग बांट दिया। आज भारत में देखिए, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की, उनके नेतृत्व में यह सरकार ऐसी सरकार है जो समाज के सभी वर्गों के हित के विषय में सोचती है। चाहे कोई हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, कोई धर्म का आदमी, किसी मजहब का आदमी, किसी विचारधारा का आदमी यह नहीं कह सकता है कि सरकार का विचारधारा संकुचित है। सरकार हर के लिए है और सबका साथ सबका विकास जो सरकार का नारा है, यह सही नारा अगर सरजमीन पर इसी तरह चलता रहा तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। साम्यवादी विचारधारा की जो स्थिति है आज कमजोर, उसके लिए उन लोगों को जिनके हाथ में नेतृत्व हुए फिर से सोचें कि उनसे क्या चूक हुई। धन्यवाद।